सुनो। फरिश्ते भी उनके साथ खेलने आ जाते हैं और खेलते खेलते वो भी बच्चे बन जाते हैं। उनकी मासूमियत के किस्से परियां भी सुनाती हैं। ऐसे होते हैं नन्हे बच्चे जिनमें हर माता पिता की जान बसती है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मैंने अभी कहा कि नन्हे बच्चों में उनकी माता पिता की जान बसती है और जिसमें जान बसती हो उन्हें हम अस्वस्थ नहीं देख सकते, उनकी ओर लापरवाह बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण के बारे में। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं आपका उनसे परिचय कराती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर बिहार डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा। नमस्कार सर। नमस्कार। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ पीएमसीएच में शिशु रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भूतपूर्व जी। तो दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है और आप अपने शिशु और टीकाकरण से संबंधित प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर लें। हमारा नंबर है 1800-3456-171। तो डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इस पे चर्चा शुरू करते हैं। जी। तो डॉक्टर निगम, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ कि जब एक प्री मैच्योर बच्चे का जन्म होता है जो कि 9 महीने से पहले होता है, तो उनका वजन मिनिमम कितना होना चाहिए? देखिए, मिनिमम वजन हो जाना चाहिए 2.5 किलो, 2500 ग्राम या 2.5 किलो। अगर इससे कम वजन है तो वो इसका मतलब है कि वो लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आते हैं। और जहाँ तक टर्म का सवाल है, टर्म जो होता है वो होता है 37 कंप्लीटेड वीक्स, मतलब 37 पूरे हफ्ते जो गर्भ में हुए उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। जी। तो 37 अगर पूरे हफ्ते के पहले बच्चा जन्म ले ले तो वो प्री टर्म कहलाता है। तो इसमें कई कैटेगरीज हो जाते हैं, लेकिन आम तौर से ये समझने योग्य बात है जनरल पब्लिक के लिए कि 2.5 केजी या 2.5 केजी या 2500 ग्राम जो भी बोलिए, उसके नीचे के जो बच्चे हैं जी, उनके लिए एक थोड़ी ज़्यादा मतलब उसका रखरखाव अलग ढंग से होना चाहिए और उसके लिए एक अलग प्रकार का एक वातावरण होना चाहिए। लेकिन अगर हम कंप्लीटेड वीक्स की बात करें तब 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद ही हम लोग टर्म कहते हैं, टर्म बेबी कहते हैं। तो सर, ये हो गई प्री मैच्योर बेबीज़ की बात। अगर हम नॉर्मल बेबीज़ की बात करें जिनका जन्म 9 महीने के बाद ही होता है, उनका मिनिमम वजन कितना होना चाहिए? देखिए, जैसा हमने कहा आपको 2.5 केजी के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सब वो नॉर्मल वजन कहे जाते हैं। तो इसीलिए उसमें कोई गंभीर बात नहीं है कि आप 3 केजी, 3.5 केजी, ये सब बिल्कुल नॉर्मल हद में आता है। ऑफ कोर्स 4 केजी से ऊपर अगर है तो वो ज़्यादा वेट हो गया, लेकिन आम तौर से 2.5 से 4 केजी तक जो वजन है वो बिल्कुल नॉर्मल वजन है, सामान्य वजन है और इसके लिए मतलब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जी। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण के बारे में। तो डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि टीकाकरण क्या है। देखिए, टीकाकरण अगर आम भाषा में बोलें तो टीकाकरण एक कवच है जी, जो कि कवच का क्या काम है? कवच का काम है कि प्रोटेक्ट करना, बचाना। तो बिहार में जो सरकारी तंत्र में जो टीकाकरण किया जा रहा है, इससे 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो 2 साल के उम्र तक के बच्चों को जो टीकाकरण हम लोग करते हैं, तो वो 2 साल के बच्चों का टीकाकरण का कुल लागत अगर वो बाहर से टीकाकरण करवाते जो प्राइवेट से, तो उनका करीब 26,000 रुपये का खर्चा आता, जो मिनिमम कॉस्ट पर हम लोगों ने एक सर्वे किया है। अब आपको एक तरफ से इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपको 26,000 रुपये का फ़ायदा भी हो रहा है। साथ साथ आपके बच्चे को 12 बीमारियों से एक कवच प्रदान हो रहा है कि वो 12 बीमारी जो आपके बच्चे को घातक हो सकता था,
उसका जानलेवा हो सकता था, उन सब पर बचाव करेगा। जी। तो सर हम बात कर रहे हैं शिशु में, तो एक नवजात शिशु को जब उसका जन्म होता है तो उसको पहला टीका कब पड़ता है? पहला टीका तो अगर कहिए तो प्रकृति का देन है कि पहला टीका तो माँ का दूध ही पहला टीका है। लेकिन जो हम लोगों के द्वारा जो दिया जाता है वो पहला टीका होता है कि पोलियो का एक खुराक देते हैं जन्म के समय, और एक हेपेटाइटिस बी का टीका देते हैं जो जन्म से 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है, ताकि वो अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है भी तो वो बच्चे को प्रभावित ना करे। तीसरा टीका एक देते हैं बीसीजी, जो बच्चों में होने वाली सीवियर ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, टीबी से बचाता है। तो ये 3 टीके डिस्चार्ज के पहले हम लोग को देने का प्रावधान है। जी। तो डॉक्टर निगम, ये तो हो गई नॉर्मल बेबीज़ की बात। अगर हम प्री मैच्योर बेबीज़ की बात करें तो उनका सेम पैटर्न है टीकाकरण का या अलग केस होता है? देखिए, आमतौर से पहले तो एक डिफरेंस होता था दोनों के बीच, लेकिन अब है कि हर टीका जो है उनको भी दिया जाना है। हालांकि 2 केजी से पहले अगर का वजन है 2 केजी से कम का, तो इस केस में अगर हेपेटाइटिस बी देते हैं तो उसको काउंट नहीं करते हैं, फिर से दोबारा उसको 1 महीने के बाद जो देते हैं उसका टीका काउंट होता है। लेकिन आमतौर से सारे टीके बच्चे को पड़ने हैं, चाहे वो कम वजन का हो, प्री टर्म हो तो भी, प्री मैच्योर हो तो भी। और ये तीनों टीके, जैसा डॉक्टर नरेंद्र ने कहा आपको, कि हेपेटाइटिस बी बहुत अहमियत रखते हैं, और हेपेटाइटिस बी के अलावा ओरल पोलियो बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे नेशन के लिए, और कंट्री नहीं, सिर्फ कंट्री नहीं, वर्ल्ड के लिए। और इसी तरह से और भी टीके जो आप बताए गए आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बीसीजी के भी। तो किसी भी प्रीमैच्योर को भी ये तीनों टीके दिए जाने हैं। जी जी सर। तो पहला टीका कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए? देखिए, पहला टीका बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपको बताएं, पहला टीका इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा 24 घंटे के बाद आपने दिया है उसको हेपेटाइटिस बी का टीका, तो शायद उतना प्रोटेक्टिव नहीं होगा। इसलिए जैसे ही बच्चा डिस्चार्ज होने के पहले 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का जरूर टीका देना ज़रूरी होता है। और ओरल पोलियो का भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि एक जो पोलियो का ये एक वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चों के बीच, तो ये अगर कुछ देर हो जाएगी तो शायद कहीं से भी अगर पोलियो आ गया तो फिर वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए पोलियो का भी ज़रूरी है, और हेपेटाइटिस बी जिसके एक घातक परिणाम बाद में हो सकते हैं अगर वो कैरियर स्टेट में चला गया तो इसीलिए 24 घंटे के अंदर तो ज़रूर बच्चों को इन टीके को दे करके ही भेजना चाहिए घर, अगर अस्पताल में जन्मा हो तो। जी। तो डॉक्टर नरेंद्र, एक शिशु के जन्म के समय कुल कितने टीके दिए जाते हैं? जन्म के समय तो 3 टीका, जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेसर निगम सर बता रहे थे, और कि वो 24 घंटे का ही मार्जिन है, मतलब उसमें हर हाल में दे देना है। फिर वो ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आप पोलियो के 2 बूंद जिंदगी के जिस पे आप चर्चा करते हैं, वो दे देना है। फिर बीसीजी, जो बच्चे में होने वाले जो खतरनाक प्रकार का एक टीबी होता है जिससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 टीके मस्ट हैं सभी जगह पर। और जैसा सर ने बताया अभी कि ये नवजात या तो टर्म बेबी हो या प्री टर्म, जो कि पहले जन्म हुआ हो, या जो अपने नॉर्मल समय से जन्म, दोनों के लिए ही उतना ही आवश्यक है। जी। तो सर, जब शिशु का जन्म हुआ उसमें आपने बताया 3 टीके के बारे में, इससे आगे चलकर कौन कौन से महीने में टीके पड़ते हैं? देखिए, पहला जो उनका टीका पड़ेगा कि पहले जन्म के समय पड़ा, फिर 1.5 महीना, फिर 2.5 महीना, 3.5 महीना, फिर 9 महीना, फिर 16 महीना। तो 9 महीना से 12 महीना के बीच, 16 से 24 महीना के बीच। इनमें कुछ टीके हैं जो कि उनको, जो मैंने बताया कि अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, तो एक टीका है जिसको पेंटावेलेंट कहते हैं, जिसमें 5 बीमारियों से बचने के लिए टीका है। तो इस तरह के और भी टीके हैं जो सब पढ़ रहे हैं। और जैसे हम लोग का न्यूमोकॉकल एक बीमारी है, निमोनिया, उससे बचाने के लिए। फिर रोटा वायरस है जो कि डायरिया को से बचाता है। तो इस तरह से मैंने बचाया कि डिप्थेरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, जो डिप्थेरिया गलघोटू कहते हैं, पर्टूसिस कुकुर खांसी, टेटनस, फिर हेपेटाइटिस बी, हिब इन्फ्लुएंजे, न्यूमोकॉकल मैंने कहा, रोटा कहा, फिर मीजल्स रूबेला का है जो कि 9 महीने पर पड़ता है, फिर जापानी एनकेफ्लाइटिस का टीका है जो 9 महीने पर पड़ता है, और फिर उसका दूसरा खुराक 16 महीने पर पड़ता है। जी। तो ये टीके हैं जो 2 साल के अंदर के हैं। इसके बाद फिर हम लोग बूस्टर देते हैं।
तो डीपीटी का बूस्टर पड़ता है, जो डिप्थेरिया, पोलियो, टेटनस, इसका बूस्टर है। फिर 10 साल की उम्र में लड़कियों को या लड़कों को टीडी देते हैं, जो टीडी है टेटनस और डिप्थेरिया का मिला हुआ। फिर 16 साल की उम्र में देते हैं। तो ये टीके हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो हमारा सारणी है, जो सरकार देती है, वो हम लोग बिहार में सब तरफ देते हैं। और एक महीने में करीब 1,10,000 जगह सत्रों पर टीका दिया जाता है। जी, तो सर ये लास्ट किस एज तक टीका पड़ता है? मैंने बताया बच्चों अभी को? कि 16 साल तक के उम्र के जो बच्चे हैं उनको तक हम लोग देते टीका हैं पड़ता है। जी ये सर। टेटनस का, टेटनस और डिप्थेरिया, टीडी कहते हैं उसको। जी, तो डॉक्टर निगम, जब बच्चों को टीका पड़ता है, इंजेक्शन लगता है, तो काफ़ी दर्द महसूस होता है। वो दर्द कब तक महसूस होता है बच्चों को टीका लगने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, टीका लगने पर दर्द होना स्वाभाविक है और बुखार भी होना स्वाभाविक है। ख़ास करके जो हम लोग होल सेल वैक्सीन जो परट्यूसिस का देते हैं वैक्सीन, जो हमारे सरकारी तंत्र में उपलब्ध है, जो फ्री में दिया जा रहा है बच्चों को, बहुत असरदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके कारण दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है और बुखार भी होता है। आप मान के चलें कि ये दर्द और बुखार मुश्किल से 1 या 2 रोज़ रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो लेकिन इस 2 रोज़ में ऑफ कोर्स जो बच्चे के माता पिता हैं काफ़ी बदहाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली प्राइवेट में एक दूसरे तरह का भी टीका उपलब्ध है, जिसको हम लोग आमतौर से दिया करते हैं। जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो दे सकते हैं, जो बाहर में खर्च कर सकते हैं, तो आम जनता के लिए नहीं, लेकिन जनरल जो भी आदमी ज़रा सा कोशिश कर सकता है, तो उसको एक कुछ महंगे टीके हैं जो ए सेल्युलर वैरायटी के हैं। ए सेल्युलर परट्यूसिस उसमें है। तो ए सेल्युलर परट्यूसिस के साथ जो टीके होते हैं वो उसमें 6 वैलेंट होते हैं, जो 6 वैलेंट होते हैं या पेंटावैलेंट होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं। लेकिन 6 वैलेंट में फ़ायदा क्या होता है कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसके बारे में नरेंद्र जी ने शायद बताया नहीं, पता नहीं, लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आजकल देना आवश्यक है। हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं इम्यूनाइजेशन के कि अब सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सरकार ने भी दे रखा है 6 हफ्ते 14 हफ्ते में कम से कम 2 टीका इंजेक्टेबल पोलियो। 3 आ गया सर, अब 3 आ गया, 9 महीने में भी आ गया। तो अभी जो है 3 टीके जो है, ये नरेंद्र जी ने जैसा कहा, वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के भी देने हैं। तो ये भी चीज़ जो है हम लोग दे पाते हैं अगर आप उसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इसमें समाहित होता है। हेक्सावैलेंट वैक्सीन जिसको जैसे मैंने पेंटावैलेंट बोला तो सर बोल रहे हैं हेक्सा, तो पेंटावैलेंट में फिर हमको हेक्सा करने के लिए एक अलग से और सुई देना। तो 2 सुई के बदला में जो प्राइवेट में उपलब्ध है वो 1 सुई वाला भी उपलब्ध है। वही मैं बता रहा था। इसीलिए वो जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है जो कि प्राइवेट में हम लोग करते हैं, जो बच्चे को देते हैं हम लोग, और इससे कम दर्द होता है। ये एकदम पेन फ्री नहीं है। लोग समझते हैं कि एकदम पेन फ्री है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कम से कम दर्द होता है, कम से कम बुखार होता है। इसीलिए पेशेंट्स जो है बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। और यही कारण है कि इम्यूनाइजेशन जो है प्राइवेट अफेयर्स में हम लोगों के यहाँ बहुत बढ़ा है और लोग आते हैं और लेते हैं। तो इससे कम से कम होता है। और ऐसे भी अगर होल सेल वाला भी दें तो मुश्किल से 2 रोज़ का ये कष्ट है, जो कि जिसके लिए हम लोग पैरासीटामोल की दवा जो है बच्चों को देते हैं और बच्चे आराम से उसको सह लेते हैं। इसलिए कोई बहुत विशेष कष्ट नहीं होता है बच्चों को। सर, तो हम दर्द की बात कर रहे हैं सर, पेन फ्री, तो सर ऐसा कोई वैक्सीनेशन है जो दर्द रहित वैक्सीनेशन हो? उसी के बारे में मैं बता रहा था। जो ए सेल्युलर वैरायटी जो हम लोग प्राइवेट में देते हैं उसको लोग समझते हैं कि दर्द रहित है वो। अच्छा। दर्द रहित नहीं, दर्द कम कह सकते हैं, दर्द रहित नहीं कहते। देखिए, कोई भी सुई जब चुभेगा तो दर्द तो होगा। जी सर। तो ये जो सर बता रहे हैं सेल्युलर वाले, वो मार्केट में सरकार में नहीं है। और अगर इसका एफिकेसी का बात किया जाए तो सर भी अभी बता रहे थे कि फ़ायदा जो सरकार के तरफ से आ रहा है उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, उसका पोटेंसी ज़्यादा है। इसमें दर्द कम होना तो अच्छी बात है, लेकिन चूँकि बच्चा रोए तो माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए ए सेल्युलर वाला एक फ़ायदा सर का इसमें यह है कि हेक्सावैलेंट देने से 2 सुई के बदला 1 सुई हुआ, तो एक दर्द कम होने का ये बात हो गया। जी सर। सर, आपने बुखार की बात की, सबसे कॉमन सिम्टम देखा गया है टीकाकरण के बाद। तो सर, ये टीका लेने के बाद कितने देर में बुखार आता है बच्चों को? देखिए, आम तौर से 6 से 7 घंटे के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है
और उस रात में तो जब ज़्यादा होता ही है, आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन ये जैसा हमने कहा कि 2 से मैक्सिमम 2 रोज़ का सवाल होता है, और बच्चा इरिटेबल भी बहुत हो जाता है इसमें। तो इन सबों के लिए सिंपल एक पैरास्टामॉल का जो भी ड्रॉप है, सिरप है, जो भी आप देंगे वो उससे एकदम बच्चा फिर नॉर्मल हो जाता है। इसलिए, और वहाँ पर सूजन भी हो सकती है थोड़ी, इसके लिए भी हम लोगों को आगाह करने देना पड़ता है जो अभिभावक गण है कि वहाँ पर सूजन भी होगा और वहाँ पर मालिश न करें। वो बहुत रेयर सर्कमस्टांस में बच्चा बहुत जोर अगर चीखे, रात भर चीखता रहे, तब शायद फिर ए सेल्यूलर वैरायटी अगर होलसेल दिया गया है उसको, तो ए सेल्यूलर देना पसंद करेंगे। जी सर, तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब की बातों पे ध्यान दे रहे होंगे कि सूजन हो तो मालिश ना करें, और बुखार सामान्य तौर पे सर सभी बच्चों को होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी, तो डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे पूछूंगी कि टीकाकरण कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए? अब वही बात है, मैंने पहले भी कहा कि आप बच्चे को बिना कवच का रखना चाहते हैं या कवच के साथ। अगर छोटा सा देखिए, जो हम लोगों का किताब में कहता है और सर लोगों ने जो पढ़ाया हम लोगों को, कि इस सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है। कोई भी शेयर और कोई भी बैंक का इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा जो आपका टीका में जो पैसा लगाए उसके एवज में जो बचेगा उसका कोई तुलना नहीं है। जैसे पोलियो का दिलाए, और पोलियो अगर हो जाता है तो परिवार पर क्या बीतेगा और कितना खर्च आएगा। एक बीमारी है जापानी एन्केफ्लाइटिस, उसमें अगर 100 बच्चे को जापानी एन्केफ्लाइटिस हुआ, मस्तिष्क रोग जिसको कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर जिसको कहते हैं, अगर वो हुआ तो 33% बच्चे तो सकम कर जाएंगे, मतलब वो मौत के ग्रास में जो हो जाएंगे, और 33% को ऐसा हो जाएगा कि वो जिंदगी में कुछ काम करने के लायक नहीं रहेंगे, हैंडीकैप हो जाएंगे। तो मात्र 33% ही बच जाएगा इन्फेक्शन के बाद ही। कौन बचेगा, कौन आक्रांत होगा, कौन मौत के ग्रास में जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये हम लोग नहीं बता सकते। अपना अपना बॉडी पे, इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो आप समझिए कि ये 12 बीमारियों से बचने वाला टीका सुलभ उपलब्ध है। तो हमारे जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक, वो खुद समझें कि कितना ज़रूरी है। जी सर, तो सर हमने ये टीकाकरण की इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया। सर हमने बुखार के बारे में आपने बताया, सूजन के बारे में बताया, इसके अलावा और कोई सिम्टम है जो बच्चे किसी समस्या का सामना करते हों टीकाकरण के बाद? देखिए, जैसा मैंने कहा आपको कि बहुत रेयरली होता है कि बच्चों को एक बहुत चीखने की आवाज़ आती रहे 24 घंटे तक, या कभी कभी रेयर केस में कुछ बच्चों को हल्की मिर्गी जैसी लक्षण इसमें हो, लेकिन वो इतना नगण्य है कि उसके बारे में हम लोग कभी बताना भी नहीं चाहते हैं आमतौर से, इसलिए कि वो कोई अहमियत नहीं रखता है जितना उसके कारण फ़ायदा हो रहा है लोगों को। अगर हम ये सब बताने लगें कि ये बच्चों को ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे रोने लगे, ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो इसीलिए बच्चों को ऐसा कभी आपको समझाना भी नहीं है पेरेंट्स को कि ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत रेयर केस में वो सब हो सकता है, लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से टीका दिलाएं, और इवन सरकारी तंत्र जहाँ पर है उपलब्ध हैं, सरकारी सेंटर्स में, वहाँ जाके दिलाएं। न हो तो प्राइवेट में, अगर आप ज़्यादा जागरूक हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में परेशान रहते हैं तो आप प्राइवेट में भी ए सेल्यूलर वैरायटी दिलवाइए, जो अभी मैंने कहा आपको। तो उससे इंजेक्शन में कम लगेंगे और पेन भी कम होगा। ये एक बहुत आसान सी चीज़ है। और जहाँ तक अभी हम लोगों ने कहा आपको, वयस्क टीकाकरण आजकल एक अलग आ गया, एडल्ट टीकाकरण अलग आ गया। तो वयस्क टीकाकरण कहने का मतलब होता है कि हम लोग, एक तो सर ने आपको बताया अभी कि वो जो TD की बात है, तो आजकल हम लोगों ने एक्चुअली प्राइवेट में एक उसका Tdap कहते हैं उसको, वो बूस्ट्रिक्स या Tdap जो भी आप कहते हैं, तो वो एक वैक्सीन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग ज़रूर देना चाहेंगे, ख़ास करके 10 साल के एज में और फिर 16 से 20 साल के एज में। ये 2 टाइम है कि जो कि देना बहुत आवश्यक है। ये TDAP, T बड़ा होता है इसमें और DAP छोटा होता है, इसलिए कि डिप्थेरिया का अगर फुल डोज हम लोग देंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन होता है। तो 10 साल के बाद हम लोग डिप्थेरिया की पूरी डोज नहीं देते हैं, 10 साल के बाद हम लोग डिप्थेरिया की कम डोज देते हैं, फ्रैक्शनेटेड डोज देते हैं। इसलिए T बड़ा होता है, T का तो फुल फॉर्म वही हुआ, और छोटा D और AP, ए सेलुलर पर्टिसिस, तो वो TDAP हम लोग जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि देखा गया है कि कुकुर खांसी जो हुपिंग कफ है वो बाद के दिनों में भी होती है, खास करके विदेशों में देखा गया और हम लोगों के देश में भी अब हो रहा है
कि जब एक अनइम्यूनाइज्ड फ्रैक्शन बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उनको एडल्टहुड में पर्ट्यूसिस के लक्षण आने लगते हैं, ये कुकुर खांसी के। इसलिए उसमें पर्ट्यूसिस का भी एलिमेंट मिला दिया गया है जो प्राइवेट में उपलब्ध है, TDAP। उसको हम लोग 10 साल में और 20 साल में, खास करके प्रेग्नेंट वीमेन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है जिसको हम लोग कवर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें जो माँ है जो गर्भ धारण कर रही है, उनको जरूर देना है ये जो है TDAP, और कम से कम 2 डोज TDAP। सरकार के तरफ से गर्भवती महिलाओं को भी TD दिया जा रहा है, जो 16 साल और 10 साल में कहा, उसके भी 2 खुराक गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है ताकि वो उनको भी ये बीमारी से बचाए, जो सर ने अभी अभी बताया। दूसरा एक चीज़ और जो थोड़ा हम मिस कर रहे थे कि आगे चल के अगर कुछ राज्यों में तो इसी साल आ जाएगा, लेकिन हमारे बिहार में हो सकता है अगले साल आ जाए, एक सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए अभी प्राइवेट में उपलब्ध है। और हमारे यहाँ लड़कियों के लिए 9 साल की उम्र में और 14 साल 15 साल जो पार नहीं किया है, उन सबको एक कैंपेन चला के वो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 2 टीके दिए जाएंगे। तो ये अभी आया नहीं है, लेकिन ये पाइपलाइन में है कि सर्वाइकल कैंसर जब एक अपने आप में एक डरावना चीज़ है, तो जो अभी अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने प्राइवेट में दिलाते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ से ये जो 12 बीमारी अब 13 हो जाएगा ये अगले साल से हम लोग का, जो कि इतने बीमारियों से हम लोग बचाव कर सकेंगे। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह 6 राज्यों में शुरू किया गया है। इस जो HPV वैक्सीन बोलते हैं इसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जो है ना स्त्री के जननांग जो है उनके कैंसर का कारण बनता है। तो उसके लिए जो है ये वैक्सीन उपलब्ध किया गया है अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट की तौर पे, और धीरे धीरे करके और राज्यों में भी दिया जाएगा। ये एक बहुत महंगा वैक्सीन था जो कि अभी हम लोग नहीं दे पा रहे थे आम जनता को। ऑफ कोर्स जो लेना चाहते हैं वो प्राइवेट में तो ले ही रहे हैं। तो ये 2 वयस्क टीकाकरण हो गए, और जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि कुछ एडल्ट टीकाकरण भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें TDAP के अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निमोनिया किसी भी स्टेज में न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जा सकता है अप टू 50 इयर्स ऑफ एज। माफ़ी चाहेंगे डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हाँ, हमारा नाम मुकेश है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिहार शरीफ से बोल रहे हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, ये करें बच्चा का जो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोलेंगे। बोल रहे हैं कि सबसे बच्चे जो सबसे कम 6 वर्ष का जो भी बच्चा है, तो उसके लिए 6 वर्ष के बाद की कौन सी तरीका लेना जरूरी है? क्या बोला सर? आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर कनेक्शन अभी तो हो सकता है टूट चुका है, हम फिर कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर तो आपने बताया कुछ इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन और जो आने वाले हैं उसके बारे में बताया। दर्शकों, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो माँ बनने वाली हैं उनके लिए भी टीका ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। इस पर भी आप ध्यान देंगे, आपके आने वाले बच्चे को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब, हमने टीकाकरण के बारे में अभी इतनी चर्चा की, तो जब एक बच्चे को टीका पड़ता है तो जनरली पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। तो जैसा आपने बताया बुखार या सूजन, इसका इलाज है, ये नॉर्मल है, पर ओवरऑल कैसे एक बच्चे का देखभाल करना चाहिए टीका दिलवाने के बाद? पेरेंट्स को कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जब हम लोग टीका देते हैं खास करके, उसमें हम लोग कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक अपनाते हैं। कहने का मतलब हम लोग बच्चे को की अटेंशन को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं और टीका दे देते हैं। जो अच्छे शिशु रोग विशेषज्ञ, जो अच्छे चिकित्सक हैं, वो ये सब काम किया करते हैं, जिससे कि बच्चे को कम से कम जो है वो पेन का एहसास हो। पेन तो होगा ही, जब भी सुई चुभेगी तो पेन होगा ही, लेकिन इससे बहुत काम बात बन जाती है। और कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि उसको कोई मीठी चीज़ मुंह में दें, जो शुगर वगैरह, इसका भी प्रावधान है, उससे भी दर्द का एहसास जो है कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को तो अब टीकाकरण के दौरान देना है, लेकिन उसके बाद के बारे में हमने जैसे आपको बताया कि मालिश वगैरह नहीं करना है। और अब फीडिंग भी, पहले था कि हम लोग कोशिश करते थे कि आधे घंटे तक ओरल पोलियो वैक्सीन के बाद
चूँकि माँ के दूध में कुछ उसकी इम्यूनिटी को, वायरस को कम करने की क्षमता होती है, तो इसलिए माँ के दूध को हम लोग आधे घंटे के बाद देते थे। लेकिन अब ये देखा गया कि ऐसा कुछ विशेष इससे हानि नहीं होती है, इसलिए अब दूध हम लोग अलाउ कर देते हैं। तो इसलिए 10 से 15 मिनट के बाद तो आप आराम तौर से दूध देते ही देते हैं और बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उस जगह पर हमने जैसा आपको बताया कि मालिश नहीं करना है और बच्चे को नॉर्मल दूध वगैरह जैसे देते हैं वैसे ही पिलाना है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जी सर। तो डॉक्टर नरेंद्र, टीकाकरण को लेकर जागरूकता किस प्रकार फैलानी चाहिए ताकि गांव घर में लोग जागरूक हो सके? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 1,10,000 से ज़्यादा सेशंस। डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोक रही हूँ, कॉलर हमारे साथ फिर से एक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। सर, नरेश बोल रहे हैं। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नवादा से। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा बच्चा जो है 3 महीना का बच्चा है जी। हाँ, तो इसके बाद कौन कौन सा टीका लगना है? और अभी बुखार का ज्यादा शिकायत हो रहा है। जी ठीक है ना जी। डॉक्टर, पहले टीका दिलवाए हैं? झड़ने का भी शिकायत हो रहा है। ठीक है। आपने पहला टीका दिलवाया है? हाँ, पहला टीका तो पहला टीका दिलवाया सर, आप बताएं। तो पहला टीका जो दिलवाए हैं, तो जहाँ भी दिलवाए हैं आपके बच्चे का उम्र और टीकाकरण का जो कार्ड होता है वो कार्ड देख के वो टीकाकर्मी स्वयं ही आपको निर्धारित करके टीका दे देंगे। एक ही बात का हिदायत रखना है कि बच्चे को टीका दिलाने के समय अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो तो टीका नहीं दिलाना है, और अगर हल्का फुल्का बुखार हो और हल्का सर्दी हो तो टीका इसमें मना नहीं किया जाता है, टीका आप दिलवाएं। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी कि जागरूकता किस प्रकार फैलानी है, गांव घर में लोगों को जागरूक किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, गांव घर में जागरूकता की जहां तक बात है तो हमने जैसे पहले बताया कि 1,10,000 से ज़्यादा सत्रों पर प्रत्येक माह टीकाकरण किया जाता है। जी। इसके अलावे जी सर, जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग आशा को रखते हैं, बीच बीच में कैंपेन चलाते हैं, रेडियो पे, टीवी पे पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। अभी तो जहाँ कुछ जगहों पे नुक्कड़ नाटक का भी प्रावधान किया गया है, जो कि वो जाके कुछ लोग जो समझते हैं उनको तो बोलना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग को बताना पड़ता है कि इसके फ़ायदे, ताकि वो आके टीका दिलवाएं। तो साथ ही ये भी हम लोग करते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जो कि अगर 2 साल तक के कोई लड़कियां जो आपके यहाँ बिहार में पैदा हुई और उसको अगर टीका सरकारी तंत्र में दिलाते हैं तो उनको माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से उनको 2,000 रुपये उनके अकाउंट में, उनके माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो कर दें। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नन्हे शिशु के लिए जितना माँ का प्यार और पिता का दुलार ज़रूरी है, उतना टीकाकरण भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश का कल है, उनका स्वस्थ रहना आवश्यक है। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें DD बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।